हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम अहमद और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका वो पेपर जिसका आपको बहुत इंतज़ार था। अगर आप सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर हो और आप जो है आपका जो है पेपर मतलब डीएससी 4 जो है आपका या डीएससी 5 आई थिंक, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सिमिलर है कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इस बार जो है सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर थर्ड के जो पेपर्स हैं वो सेम है। तो अगर आप सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम है और आप इसके लिए स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट तो डेफिनेटली ये वीडियो देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पेपर को शुरू करने से पहले तो आपके पहले चैप्टर का जो नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए, समझने वाली बात यह है कि हम कंपेयर क्यों करते हैं, हमें कंपेयर करने से मिलता क्या है और हमें क्या ज़रूरत है इस तरीके का पेपर पढ़ने की। देखिए, जब हम एक कंट्री की गवर्नमेंट को दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं, जैसे कि समझ लीजिए हम यूएस की गवर्नमेंट को यूके की गवर्नमेंट से, यूके की गवर्नमेंट को इंडिया की गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट को कनाडा की गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं, तब ये ऐसा क्यों करते हैं हम? ठीक है, फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा होगा इसका? पहली चीज तो हम सोचते होंगे कि हम पता कर सके कि कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये भी पता कर सके कि क्या चीजें ऐसी है जो वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है सिटीजन्स को और इंडिया की गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूएई की गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, तो आप देखेंगे कि यूएई की सिटीजनशिप लेने पर आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री सपोर्ट, हर चीज फ्री। और इंडिया की सिटीजनशिप लेने पर आपको क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, तो आप क्यों कंपेयर करते हैं? आपका कंपैरिजन करने का जो तरीका है, क्यों आप करते हैं? बिकॉज ये तरीके इससे आप कंपेयर करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट है। ठीक है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेस्ट है। अब देखिए, अगर आप एक चीज समझे तो अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंगली लगेगा कि देखिए, एक आपको मैं डेमोक्रेसी के अंदर ही बताती हूँ। ठीक है, हम बात ये नहीं कर रहे कि डेमोक्रेसी या दूसरी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटिक है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी आप देखिए, एक है हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो कौन सा है? यूएस है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस आपका है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए इंडिया। इंडिया को मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, क्यों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है? यहाँ पर डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं करती। ठीक है, अगर आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन को देख लीजिए या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें इंडिया में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती जितनी बाकी कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। ये अगर आप स्टडी करेंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश होती है तो आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया को क्यों कहा जाता है। बिकॉज हम जो है इंडिया लार्जेस्ट मतलब जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन में सेकेंड नंबर पे आते हैं। चाइना से थोड़ा सा पीछे है, और चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जो है डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम अपने आप को किसके बेसिस पे कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं यूएस के बारे में। तो यूएस जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करता है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम अगर कंपेयर करें तो हम सोचेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बट होता क्या है, अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलाइक अब द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब होता क्या है, अक्सर हमारी इंडिया, अगर आप दोनों चीज को कंपेयर करें, मैं आपको दोनों प्रोस एंड कॉन्स बताती हूँ। ठीक है, अगर आप इंडिया को कंपेयर करें, ठीक है, तो इंडिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने का फायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो ये फायदा है कि कोई भी लीडर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मोनार्क टर्न नहीं हो सकता। ठीक है, मोनार्क टर्न नहीं हो सकता मतलब ये कि वो अपनी पावर का मिस यूज नहीं कर सकता, ओवर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, और अपनी डिक्टेटरशिप नहीं दिखा सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है इन यूएस। यूएस में आपने देखा होगा, जिसका भी रूल चलता है ना, उसका जो इतना भयंकर रूल चलता है कि वो हर जगह अपना रूल चलाता है। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रम्प का रूल चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रम्प का रूल चल रहा था। अब जो है बाइडेन का रूल चल रहा है, तो अब डोनाल्ड ट्रम्प को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। मतलब ये कि वहां पर जो है लीडर्स को, या तो जब लीडर की सुप्रीमेसी चल रही है, तो जब तक लीडर की डिक्टेटरशिप चल रही है तब तक चल रही है, उसे जो करना है वो करेगा। बट जब वो चेंज हो जाएगा ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे कि इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंडिया के केस में अगर कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है तो भी वो आप देखेंगे कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, हम देखते हैं छोटे मोटे पोस्ट पे होता है। ठीक है, और उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये तो अलग केस हो गया, बट कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो यूएस का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर हम उसको कंपेयर करें, दोनों भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट दोनों में कितना डिफरेंस है?
यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ समझे, मैं आपको बता दूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, हर चीज़ को आपको जो है 2/3 मेजोरिटी से पास करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिलेड नहीं होती, इतना ज़्यादा डेलिब्रेटेड नहीं होती, ठीक है, जल्दी जल्दी होती है, बिकॉज वहाँ पर एक पर्सन जो है डिसीजन मेकिंग पावर रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हमें क्लियर पिक्चर जो है समझ में आ रही है। बट इसके अलावा भी दुनिया में आपको पता है 200 से ज़्यादा कंट्रीज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स है, उसमें भी अलग अलग तरीके के सिस्टम्स है। वो सारे सिस्टम्स को हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ सके कि क्या हमारा इंडिया, हम हमारे कंटेक्स में देखेंगे, दूसरे लोग दूसरे कंटेक्स में देखेंगे कि क्या हमारा इंडिया प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझने के लिए हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पेपर को स्टडी करते हैं। आई होप आपको इसका जो इंटायर थीम है समझ में आ गया हो। यही थीम होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने का। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जब पढ़ लेंगे तब आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ट है, या फिर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारी कंट्री में अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ ये भी होती है कि जो दूसरी कंट्रीज में एक्सेल कर रहा हो सकता है वो हमारी कंट्री में एक्सेल ना करे, ठीक है। वो भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, ठीक है। तो मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, तो यहाँ का जो सिस्टम होगा, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो इंडिया के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होंगे। दूसरी कंट्रीज कुछ ऐसी होती है जो मल्टी कल्चरल नहीं होती, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। आगे पढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस के जो है 3 पार्ट्स बताए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के कितने पार्ट्स बताए जाते हैं? 3 पार्ट्स बताए जाते हैं। उसमें जो है स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कौन-सा है? एक है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है, अगर आप एनईपी के स्टूडेंट हैं तो आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप एनईपी के नहीं भी है तो भी पहले भी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी था। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे। तो पॉलिटिकल साइंस को वाइडली जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स। एक होता है पॉलिटिकल थ्योरी, एक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस, और एक होता है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ऐसा माना जाता है, ठीक है। 3 हिस्सों में आप इसको बांट सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के इंटायर डिसिप्लिन को, ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं। तो हमें जो है ज़रूरी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना, लेकिन इसको समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझने के लिए हम समझेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स क्या ओपिनियन देते हैं इसके बारे में, मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है, क्या उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन जब हम समझ जाएंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो देखिए, जीन ब्लॉन्डेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, जीन ब्लॉन्डेल के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? जीन ब्लॉन्डेल के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये होता है कि, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ, साइमल्टेनियस, ठीक है, और सक्सेसिव एग्जामिनेशन ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ तक कि आपको पढ़ने में समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप 2 कंट्रीज ले लेते हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और आप उसको जो है साइमल्टेनियसली कंपेयर करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो जब हम कंट्री ए और कंट्री बी लेके कंपेयर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा कंट्रीज भी ले सकते हैं, सी भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन समझते हैं। अब दूसरे स्कॉलर्स है, जैसे कि हेग, हेरॉप और मैककॉमरिक। तो ये 3 स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। वो कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। उनके अकॉर्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है। आप पहले बात समझिए, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी? गवर्नमेंट की है और पॉलिटिक्स की इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब आप डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ताकि आप समझ सके कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या कंट्रास्ट है, मतलब क्या चीज़ें उसमें अलग है और क्या चीज़ें उसमें सेम है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। समझ में आता है हमें कि क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ें डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको यूएस का ऊपर और इंडिया का एग्जांपल देके बताया, दोनों भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये सिमिलैरिटी है, लेकिन कंट्रास्ट क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ जो है, जब आप कंट्रास्ट करते हो और सिमिलैरिटीज जब आप बताते हो 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में या 2 डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हेग, हेरॉप एंड मैककॉमरिक। तो तीनों की डेफिनेशन क्या है? सेम है, ठीक है। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक और डेफिनेशन हम समझते हैं।
अब बाद में जाकर हमको समझ में आया, ठीक है, बाद में जाकर मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर एक एक पेरेंट्स है, ठीक है, एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, ठीक है, अब दो बच्चे हैं, दो बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें आपने सिर्फ कंपेयर कर ली और सिर्फ बता दिया कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। बिकॉज आपको क्या देखना है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन कंटेक्स्ट में हो सकता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही हो, बिकॉज इंडिया एक मल्टी कल्चरल लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे साउथ से कोई लीडर आ रहा है तो साउथ से लीडर भी जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, नॉर्थ से कोई लीडर रिप्रेजेंट करेगा, ईस्ट से करेगा, वेस्ट से करेगा, हर जगह से लीडर्स जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे इन अ पार्लियामेंट। तो ये चीज़ शायद सही हो इंडियन कंटेक्स में। यूएस में ऐसा कुछ नहीं है, इन यूएस इतनी ज़्यादा मल्टी कल्चरल नहीं है, मल्टी लिंग्विस्टिक नहीं है, मल्टी रिलीजियस नहीं है, ठीक है। अगर आप यूएस को पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन कंटेक्स में जो चीज़ सही होगी, ठीक है, मैं बात ध्यान से कह रही हूँ, ध्यान से समझना, जो चीज़ इंडियन कंटेक्स में सही होगी, ठीक है, हो सकता है वो यूएस के कंटेक्स में गलत हो, और जो चीज़ हो सकती है यूएस के कंटेक्स में सही हो वो इंडियन के कंटेक्स में गलत हो, ठीक है। तो अब हमें क्यों करना है फिर कंपेयर, कंपेयर इसलिए करना है, ठीक है। अब इसकी जो हम लास्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो मोहेंती के द्वारा दिया गया है, तो ये लास्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या स्टडी करना है, हमें अल्टीमेटली क्या स्टडी करना है, पॉलिटिकल फिनोमिना स्टडी करना है, ठीक है। पहली बात तो हम पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें स्टडी करना ही है इन अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप, इन अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप। मतलब ये जो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये आइसोलेटेड नहीं है। क्या है ये? आइसोलेटेड नहीं है। किससे? जो सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है सोसाइटी की, उससे ये आइसोलेटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पेपर है ये अलग आप पढ़ोगे और जो आपका पूरा का पूरा जितनी भी सोसाइटी है वो आप अलग हट के पढ़ोगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सोशियोलॉजी होती है, ठीक है, जिन जो स्टूडेंट्स अगर सोशियोलॉजी जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओवरलैप करता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की सोसाइटी है उस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम आपको जो है उस जगह पर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पेपर आपको यही बताता है कि आप डिफरेंट जगह के सिस्टम्स को पढ़ेंगे और फिर ये समझेंगे कि क्या ये सिस्टम सही है, क्या ये सिस्टम गलत है, और ये सिस्टम अगर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नेचर और स्कोप क्या है। इसका मतलब ये है कि हम समझेंगे कि कंपेयर किसको करना है भाई। मतलब आपको लग रहा होगा ठीक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो एक जगह की गवर्नमेंट को दूसरी जगह की गवर्नमेंट से कंपेयर करना है, ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, ठीक है। ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है, ये कंट्री को आपको ये कंट्री से कंपेयर करना है तो आप सोचेंगे चलो इसको कंपेयर करना है, बट इसमें कंपेयर करना क्या है, इसमें क्या इसकी पार्लियामेंट को इसकी पार्लियामेंट से कंपेयर करना है, क्या इसके प्रेसिडेंट को इसके प्रेसिडेंट से कंपेयर करना है, या इसकी पार्टी जो इसकी पार्टी है उसको इस पार्टी से कंपेयर करना है, क्या चीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, कहीं पर क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। लेकिन अगर आप देखेंगे चाइना, ठीक है, चाइना को देख लीजिए, तो चाइना को बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है, लेकिन अब चाइना जो है लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, वो बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो चाइना को आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो अल्दो वो सिंगल पार्टी है बट उसके बाद भी वो क्या है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या सिंगल पार्टी क्या सही है, ये चीज़ आप कंपेयर करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यूएस की जो यूएस यूके की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, यूके की पार्लियामेंट को कहा जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट, ठीक है, यूके की पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके क्या रीजंस है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। और यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट का रोल देखिए, आपने इंडिया के प्रेसिडेंट का कितनी बार नाम सुना होगा न्यूज़पेपर में, आप उठाएंगे तो आपको पीएम का ही नाम दिखेगा, पीएम ने क्या काम किया वही दिखेगा। यू यू इंडिया का प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब कहने का मतलब होता है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी वैल्यू बहुत नॉमिनल होती है, ठीक है, वो एक सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, यूएस का प्रेसिडेंट जो होता है बहुत पावरफुल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमें, मतलब हर जगह पे हो सकता है एक ही पोस्ट, जैसे पार्लियामेंट की जो पोस्ट है वो इंडिया में अलग एक्ट कर रही है, ब्रिटिश में अलग एक्ट कर रही है, ठीक है। इंडिया में पीएम अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, ब्रिटेन में अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, इंडिया का प्रेसिडेंट अलग तरीके से एक्ट कर रहा है और यूएस का प्रेसिडेंट अलग एक्ट कर रहा है। तो ये आइडिया को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फंक्शनल इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं हम, फंक्शनल इक्विवेलेंस। ये आइडिया क्या है, तो ये आइडिया ध्यान से समझना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बहुत इजी से समझाऊंगी, बस ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। फंक्शनल इक्विवेलेंस, ठीक है, फंक्शनल इक्विवेलेंस मतलब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है जिसका फंक्शन सेम हो, ठीक है। मतलब वो बताया जाता है इस आइडिया के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक तो हो सकता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, मैं फिर से एग्जांपल दे रही हूँ। इंडिया में जो काम है ना पीएम करता है, ठीक है, एक ब्रॉडली मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है, इसका एग्जांपल दे रही हूँ। इंडिया में जो काम पीएम करता है यूएस में वो काम प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब फंक्शन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, पीएम और प्रेसिडेंट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फंक्शन तो सेम है ना। तो ये फंक्शनल इक्विवेलेंस का आइडिया है, मतलब हम इंडिया के पीएम को कंपेयर करेंगे यूएस के प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेम रहेंगे लेकिन फंक्शन जिनका सेम रहेगा उसका कंपैरिजन होगा। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा आइडिया क्या है, दूसरा आइडिया ये है कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब सेम स्ट्रक्चर में परफॉर्म सेवरल डिफरेंट फंक्शंस। दूसरा आइडिया क्या है कि सेम स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करे। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, इंडिया का जो पार्लियामेंट होता है उसका काम क्या है, इंडिया का पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क नहीं करता, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अब उसका कुछ काम नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बार बार अमेंड करे, ठीक है। बहुत टाइम लगता है अमेंड करने में, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है। लेकिन यूके के अंदर क्या है, यूके के अंदर ये है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, यूके के अंदर भी पार्लियामेंट है, इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट है, दोनों के अंदर पार्लियामेंट है, लेकिन यूके का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब यूके की पार्लियामेंट इतना ज़्यादा पावरफुल होती है, मैंने आपको बताया था ना कि क्यों पावरफुल होती है, वो बता रही हूँ यहाँ पर। इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है ना वो लिमिटेड है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो चीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है उसके खिलाफ जाकर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जो है नहीं ला सकती क्या, इंडिया की पार्लियामेंट। इसलिए इंडिया की पार्लियामेंट जो है लिमिटेड है। और अगर आपने वैक पढ़ा है मुझसे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, वहाँ मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। नहीं समझा है, अगर आपने वो वैक नहीं लिया है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप देख सकते हैं वो वीडियोस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। क्योंकि आपको जो है थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कंपल्सरीली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का और यूके का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मतलब जब भी चाहे यूके की पार्लियामेंट जो है एक नया पूरा तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ला सकती है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं यूके की जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू इंडियन पार्लियामेंट। तो ये जो फंक्शनल इक्विवेलेंस का आइडिया है आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में परफॉर्म सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्या कंपेयर करना है, मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या कंपेयर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल इक्विवेलेंस हमको कंपेयर करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि हमें किसको कंपेयर करना है भाई। मतलब ठीक है, हमने कह दिया फंक्शनल इक्विवेलेंस, लेकिन क्या हमें कंट्रीज को कंपेयर करना है या हमें किसी और चीज़ को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर डैनियल कैरेमनी बताते हैं कि क्या चीज़ को कंपेयर करना है। सबसे पहले तो बताते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करना है, ठीक है। सिमिलर सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया को यूएस से, यूएस को कनाडा से, कनाडा को यूएई से, तो नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को तो डेफिनेटली कंपेयर करना ही है, ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावा किसको कंपेयर करना है, इसके अलावा आप रीजन्स को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में जो इस्लामिक कंट्रीज है वो एक रीजन फॉर्म करती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका एक रीजन फॉर्म करती है। तो उस वेस्ट एशिया एक रीजन फॉर्म करती है, जिसे को हम सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक रीजन फॉर्म करती है, तो ये रीजन्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप किसको कंपेयर कर सकते हो, मैंने आपको कहा था एम्पायर्स को आप जो है कंपेयर कर सकते हो। जैसे ऑटोमन एम्पायर जो चल रहा था उसको आप कंपेयर कर सकते हो, रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर तो चला गया, बट कहने का मतलब ये है कि उस टाइम अगर आप, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स को आप
प्रेजेंटली कंपेयर करेंगे, पास्ट में भी आप कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा किसको कंपेयर कर सकते हैं, आज के टाइम पे आपने अगर 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने सार्क के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ईयू के बारे में पढ़ा होगा आपने, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद नेटो के बारे में पढ़ा होगा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो आप इंटरनेशनल आशियान के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम बचपन से आप तो ये पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, कि डेमो आप प्रूफ कीजिए कि डेमोक्रेसी, प्रूफ तो नहीं कर सकते वैसे, मतलब आप जो है क्रिटिसिज्म करिए बाकी चीज़ों का, बताइए कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अथॉरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बचपन से पढ़ी होंगी, और जब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ को कंपेयर नहीं करते, हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसके अलावा आप जो है पार्टी सिस्टम को भी कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज बाय पार्टी होती है, कुछ कंट्रीज सिंगल पार्टी होती है, कुछ कंट्रीज मल्टी पार्टी होती है, ठीक है। मुझे एक कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, एक एग्जांपल दीजिए, एक मल्टी पार्टी का, एक सिंगल पार्टी का, और एक जो है आपको बाय पार्टी सिस्टम का मुझे एग्जांपल दीजिए। इलेक्टोरल सिस्टम, जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे फर्स्ट पास्ट दी, एफपीटीपी का जो सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम जो आपका चलता है इलेक्टोरल सिस्टम में, और दूसरी कंट्रीज अलग अलग फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम लेती है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अलावा और कौन सा इलेक्शन सिस्टम होता है और कौन सी कंट्री में फॉलो होता है, मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। थोड़ी बहुत रिसर्च आप करते चलेंगे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ा दिया गया बस ये पढ़ना है और बैठ गए आप और कुछ मतलब अब पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका ऑनर्स पेपर है, आपको जो है पढ़ना है, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी के, अब मुझे पता है बहुत सारे 90% एस्पिरेंट्स जो है, 90% जो पी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। मैं आपके लिए बहुत जल्दी जो है बहुत सारी चीज़ें शुरू करने वाली हूँ, एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ, एनसीईआरटी बुक लिस्ट, और इसके अलावा जो आपका मास्टर प्लान है फॉर यूपीएससी वो सब चीज़ें मैं शुरू करने वाली हूँ। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि यूपीएससी के लिए आपको जो है हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में जानना है, ठीक है। तो ये मुझे बताइए क्या क्या तरीके का इलेक्टोरल सिस्टम होता है। उसके बाद आप बताइए स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो जब हम स्टडी करते हैं कि वेरियस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको पता चलेगा क्या क्या डिफरेंसेस उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम समझते हैं तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता दूं कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो तीन तरीके से स्टडी किया जा सकता है, ठीक है, तीन ट्रेडिशन से स्टडी किया जा सकता है, ये ध्यान से समझना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी तरीके का। तो सबसे पहले चीज़ होती है ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ सिंगल कंट्री। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करा जाता है कि एक कंट्री को ले लिया जाता है, ठीक है, उसकी हर चीज़ लिख दी जाती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके का सिस्टम है, ऐसा सब कुछ, और दूसरी कंट्री का सब कुछ लिख दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, और स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्टडी का मेथड। दूसरा होता है मेथोडोलॉजिकल। मेथोडोलॉजिकल के अंदर आप कुछ इस तरीके के मेथड्स ढूंढते हो जिसके बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कनाडा कितनी छोटी कंट्री है, ठीक है, ठीक है, कितनी छोटी कंट्री है इंडिया के कंपैरिजन में, यूके कितनी छोटी कंट्री है इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज कंपेयर करनी है छोटी मोटी कंट्रीज से, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है, आप वहाँ का आप कैसे कंपेयर करोगे। तो हमने कुछ तरीके के मेथड्स निकाले, जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, आपने जो है एचडीआर की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि हर साल यूएनडीपी बहुत सारे जो है मेजर्स, जैसे कि पॉवर्टी मेजर, ठीक है, वो सब मेजर करती है कि कितने लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। मतलब इसमें मेथड्स पे फोकस किया जाता है कि ऐसी कौन सी मेथड्स है कि जिससे जो है कंपैरिजन हो सकता है। कोई कंट्री के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, कोई कंट्री के अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स को इवॉल्व करना होगा। तो ये मेथड्स को इवॉल्व करने का जो काम होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, उसे हम मेथोडोलॉजिकल कहते हैं। तो जब आप कोई ऐसी मेथड्स इन्वॉल्व करते हो जिसके बेसिस पे आप सारी चीज़ों कंट्रीज को जो है कंपेयर करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेथोडोलॉजिकल कहते हैं। अब बात करते हैं एनालिटिकल की। तो एनालिटिकल थोड़ा डिफरेंट होता है, देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें तो आप क्या करोगे, पहली बात तो कंट्रीज को कंपेयर करोगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मेथोडोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल बेस्ड होता है, ठीक है, एम्पेरिकल बेस्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये फोकस किया जाता है कि
इसमें कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें आप वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें हर चीज़ एम्पेरिकल है, फैक्ट्स, डाटा। इतने लोग जो है इस मतलब इस इतने लोग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कारण मर रहे हैं। इंडिया कौन से रैंक पे आ रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल है, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट किस चीज़ पे फोकस था, फर्स्ट था कि डायरेक्ट हम सिर्फ कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। तो अब थर्ड वाला जो मेथड है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। थर्ड वाला में जो मेथड है एनालिटिकल मेथड है, और ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है। तो एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, ये दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कैसे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एनालिटिकल मेथड में आप जो है एम्पिरिकल फैक्ट्स को भी कंसिडर करोगे और साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी दोगे। मतलब इसमें आप सब चीज़ें कंपेयर करोगे, इसमें आप कंपेयर करोगे कि यहाँ के सोशल मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ की सोशल कंडीशंस कैसी है, क्या यहाँ पर लोग खुश हैं, क्या यहाँ पर जो है पॉवर्टी है या नहीं है। मतलब आप कुछ चीज़ों में एम्पिरिकल फैक्ट्स को भी यूज़ करोगे और कुछ चीज़ों में आप क्या चीज़ें यूज़ करोगे, पॉपुलर न्यूज़, मास मीडिया, ठीक है, ये सब चीज़ों को भी आप यूज़ करोगे। तो ये तीनों चीज़ों का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे, तो दोनों चीज़ों का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो ये क्या होगा, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ मेथड होगा। तो ये तीन तरीके के अप्रोचेस होती है, डिसिप्लिन आप जो भी कह सकते हैं। तो ये तीन तरीके की मेथड्स होती है टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यहाँ तक के क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो ये पार्ट 1 है ये फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं आपके लिए थोड़े शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स बनाऊंगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए आपको जो है पूरे पार्ट्स एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर अच्छा लगता है या फिर पार्ट्स में जो है चीज़ें अच्छी लगती है। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे आपके लिए वीडियोज़ बना सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं आपके लिए जो है शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स जो है बनाती हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट आपका खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग योर स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।